बॉलीवुड मूवीज़ तो हम सभी देखते ही हैं और वहीं कुछ लोगों को ये सारी मूवी देखना बहुत नहीं पसंद होता है। हॉलीवुड मूवी में दिखाई गई टेक्नोलॉजी एट अ प्रेजेंस में बहुत ही आगे एंड एडवांस होती है। तो गाइस कैसे हो? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनेटर मूवी को, जो कि ह्यूमंस एंड रोबोट्स पे लिखी गई है। इसमें दिखाई गई बहुत सी चीज़ें प्रेजेंस से बहुत ही आगे की है, लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट रोबोट्स एंड एक्सेट्रा। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.3 है। बात करते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके टाइमलाइन को। तो ऑफिशियली ये मूवी टर्मिनेटर के सीरीज के 6 पार्ट है एंड सेकंड पार्ट की डायरेक्ट सिक्वल है। अगर आपने इसकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट नहीं देखी तो कोई बात नहीं, कि इससे पहले 1984 में रिलीज टर्मिनेटर में जो कुछ भी दिखाया गया था उसे 1991 में रिलीज टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में कंटिन्यू किया गया था। टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के एंड में T-800 ने T-1000 को हरा दिया था एंड सारा कॉर्नर ने उसके बच्चे को बचा लिया था। इसके बाद इस स्टोरी को 2019 में रिलीज टर्मिनेटर डार्क फेट यानी इसके 6 पार्ट में कंटिन्यू किया गया है। मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि उस इंसिडेंट्स के बाद जजमेंट डे को रोक दिया गया था, बट ऐसा नहीं था। ये बात सिर्फ सारा कॉर्नर ही सोच रही थी एंड इन सभी चीज़ों की वजह से 3 साल बीत गए हैं। सारा ने जॉन कॉर्नर की सारी डिटेल्स को मिटा दिया है ताकि स्काईनेट फ्यूचर से दोबारा किसी और टर्मिनेटर को भेजकर उसके बेटे जॉन कॉर्नर को ना मार दे। यहाँ दिखाया जाता है कि सारा कॉर्नर एंड उसके बेटे जॉन कॉर्नर को एक बीच पर हैं, बट वहाँ पर भी T-800 पहुँच जाता है एंड जॉन कॉर्नर को मार देता है। लेकिन दोबारा जॉन कॉर्नर को खोजने में उसे 3 साल लग गए। मतलब रियलिटी में फ्यूचर में जितने भी चेंजेस हुए हैं वो जॉन कॉर्नर के मरने की वजह से ही हुए हैं, जिसे एक्चुअल में T-800 ने मारकर पूरा कर दिया था। इस कारण सभी को ये पता होगा कि इन फ्यूचर स्काईनेट नहीं है। मतलब साफ है कि फ्यूचर में स्काईनेट जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है एंड स्काईनेट की जगह लेजेंड नाम की टेक्नोलॉजी ने ले ली है। बट इन सभी चीज़ों से ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि प्रेजेंट की उस टाइमलाइन में T-800 आकर जॉन कॉर्नर को मारता है। आगे चलकर ये दिखाया जाता है कि ये सब कुछ एक बैकअप प्लान था जिसे किसी और ने नहीं, स्काईनेट ने खुद ही सेट किया था। मतलब साफ है कि स्काईनेट ने वहाँ पर T-1000 को अकेला नहीं, साथ में T-800 का भी मॉडल भेजा था। मीन्स एक मॉडल जिसे हम लोगों को मूवीज में हीरो के रोल में दिखाया गया, तो वहीं T-800 एक हैक्ड मशीन थी जिसे जॉन कॉर्नर को पसंद करने वालों ने हैक्ड करके जॉन कॉर्नर के पास भेजा था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और ऐसा हुआ भी। लेकिन स्काईनेट ने T-1000 को पूरी तैयारी के साथ भेजा था कि अगर T-1000 उस मिशन में फेल भी हो तो उस मिशन को T-800 कंप्लीट करे, एंड T-800 ने ऐसा किया भी। अब तक ये तो क्लियर हो गया है कि किस तरह की ट्विस्ट फिल्म में दिखाई गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। T-800 जो हमें इस फिल्म में दिखाया गया है, क्या वो जजमेंट डे की है या नहीं? तो जवाब है नहीं। एंड स्काईनेट अपने मिशन में कामयाब होने के बावजूद भी फ्यूचर में गायब कैसे हो गया एंड लीजेंड कहाँ से आ गया? इन सभी सवालों का जवाब हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये फिल्म और टर्मिनेटर और भी सीरीज को समझते हैं। तो अब तक टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के बाद की स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस की है कि आफ्टर 3 ईयर सारा कॉर्नर एंड उसके बेटे जॉन कॉर्नर के साथ क्या हुआ। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। 2020 मैक्सिको सिटी, जहाँ डैनी रोमस के कैरेक्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाया जाता है एंड डैनी रोमस अभी तक एक सिंपल लड़की है एंड सभी लोगों की तरह ही नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही है। वो अपने डैड एंड भाई के साथ रहती है एंड वो एंड उसका भाई दोनों एक कंपनी में काम करते हैं एंड हमेशा की तरह अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं। आगे चलकर डैनी के घर में लाइटनिंग होती है एंड एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें हमें रेव 9 को दिखाया जाता है, जिसे लेजेंड की तरफ से भेजा गया है। ये और सभी टर्मिनेटर से बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड ये ह्यूमंस के नेचर को समझकर उनके इमोशन को कैप्चर करके उनके साथ बहुत ही जल्द घुल मिल जाता है एंड ये सेफ शिफ्टिंग भी कर सकता है, जिसे हमें टर्मिनेटर की सीरीज में बहुत बार देखा है। एंड इसकी शुरुआत टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे से की गई थी, जिसमें T-1000 के मॉडल को कुछ उसी तरह दिखाया गया था। एंड इन सभी के अलावा इसके पास कोडिंग के लिक्विड से वेपन क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी है एंड ये खुद को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता है। आगे चलकर दिखाया जाता है कि रेव 9 डैनी के पिता को मारकर उनका रूप ले लेता है ताकि वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। लेकिन यहाँ पर भी और सभी टर्मिनेटर के सीरीज की तरह ही विलेन ने सिर्फ एक टर्मिनेटर को नहीं बल्कि उसके साथ एक और टर्मिनेटर को भेजा है जो हाफ साइबोर्ग एंड हाफ ह्यूमन है। मतलब ये एक साइबर बॉन्ग है जिससे फ्यूचर के टर्मिनेटर के साथ लड़ने के लिए बनाया गया है, बट हाफ ह्यूमन होने के कारण इस तरह के साइबर बॉन्ग रेव 9 से सिर्फ एक ही टाइम लड़ सकते हैं। मतलब उनकी टाइम लिमिट है। एंड ग्रेस का कैरेक्टर भी कुछ इसी तरह है। एंड अगर ग्रेस के फ्यूचर के बारे में बात करें तो ये फ्यूचर है 2042 का, जो रियलिटी में टर्मिनेटर के सीरीज से बहुत ही आगे है। एंड अगर आप लोगों को टर्मिनेटर को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि टर्मिनेटर के पहले 2 सीरीज की फ्यूचर के टाइम जोन कौन से ईयर के थे।
एंड अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं बता दूं कि ये 2029 का था। एंड फिर मूवी की टाइमलाइन में जजमेंट डे 1997 था, बट उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड उसकी डेट पोस्टपोन हो गई थी। एंड ये डेट बढ़कर 2020 से आगे 2042 हो गई है। एंड स्काईनेट के जैसे ही लेजेंड भी पूरे ह्यूमन कास्ट को मिटाना चाहता है, इसलिए वो एक जंग की प्लानिंग कर रहा है जो टर्मिनेटर 3 से पूरी मिलती जुलती है। मतलब एक न्यूक्लियर वेपन से एक जंग शुरू होगी एंड सारे इंसान आपस में ही लड़ेंगे एंड बचे कुछ लोगों को लेजेंड अपने टर्मिनेटर से मार देगा। एंड अगर सारा कॉनर और उसके बेटे जॉन कॉनर की बात की जाए तो जिस समय से ग्रेस आई है उस समय में इन दोनों को कोई भी नहीं पहचानता। इसका रीजन ये है कि उस टाइमलाइन को पास्ट में ही खत्म कर दिया गया है एंड इन सभी के बाद लीजन की शुरुआत हुई। मतलब सारा कॉनर एंड जॉन कॉनर इस टाइमलाइन में बिल्कुल सेफ है। आगे चलकर हमें ग्रेसी का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो फ्यूचर से डैनी को बचाने के लिए आती है। मतलब सेम सिचुएशन पहले मूवीज की तरह ही, लेकिन मूवी के एक्शन सीन में ट्विस्ट है क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है कि ग्रेस रिव9 का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि लेजेंड ने इस टेक्नोलॉजी को किसी खास काम को करने के लिए बनाया है जो है डैनी को मारना। आगे चलकर ये दिखाया जाता है कि जब रिव9 ग्रेस एंड डैनी को लगभग मारने वाला ही होता है, वहाँ पर सारा कॉर्नर की एंट्री होती है एंड ग्रेस एंड डैनी वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। एंड ग्रेस की पावर कम होने लगती है क्योंकि उसकी एक टाइम लिमिट है एंड उसने अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कर लिया है एंड वो हाफ ह्यूमन है, इस वजह से उसे भी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रेस्ट चाहिए। इस दौरान सारा कॉर्नर उन दोनों की मदद करती है, बट अभी तक उन दोनों को ये नहीं पता कि सारा कॉर्नर उनकी हेल्प क्यों कर रही है एंड ये है कौन। आगे चलकर सारा कॉर्नर अपने बारे में सब कुछ उन्हें दोनों को बताती है एंड ये भी कि फ्यूचर को किस तरह उसने अपने बेटे के साथ मिलकर चेंज किया है। इन सभी के बीच किस तरह T-800 ने उसके बेटे को मार दिया एंड सिचुएशन किस तरह फिर से रिपीट हो रही है, बट इस बार डैनी को चुना गया है। मतलब डैनी के होने वाले बच्चे से फ्यूचर को बचाया जा सकता है एंड इसी वजह से ग्रेस को डैनी के प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है एंड सारा कॉर्नर भी उनका साथ देना चाहती है। ग्रेस उससे पूछती है उसे उन दोनों की लोकेशन का पता कैसे चला, तो सारा उन्हें बताती है कि उसके फ़ोन पर टर्मिनेटर्स की लोकेशन सेंड की जाती है एंड सारा वहां जाकर टर्मिनेटर्स को मार देती है, बट उसे ये नहीं पता कि ये सारे लोकेशन उसे कौन सेंड करता है। वहाँ पर ग्रेस को भी याद आता है कि उसे डैनी को लेकर इसी लोकेशन पर जाना है एंड सारा कॉर्नर को ये पता करना है कि आखिर ये सारे लोकेशन उसे सेंड कौन करता है। ये मैसेजेस यूएसए से आ रहे थे, सो अब उन्हें मैक्सिको से यूएसए जाना होगा जो इतना आसान नहीं है। जाते वक्त उन्हें पकड़ लिया जाता है अमेरिका गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ सारा कॉर्नर एंड डैनी कॉर्नर को अलग अलग सेल में रखा जाता है एंड उन्हें सारा कॉर्नर की डिटेल्स भी मिल जाती है एंड डैनी को मैक्सिको सेल में डाल दिया जाता है एंड ग्रेस को इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया जाता है। वो वहाँ से बचकर निकल जाती है एंड डैनी को खोजने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि रिव9 भी अमेरिका पहुँच जाता है एंड एक फाइट वहाँ भी होती है, बट वहाँ से भी सारा कॉर्नर डैनी एंड ग्रेस बचकर निकल जाते हैं। आगे चलकर सारा को दिखाया जाता है कि वो पीछे ही रह जाती है, बट डैनी की वजह से उस प्लेन में चढ़ जाती है। आगे चलकर दिखाया जाता है कि वो तीनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां से सारा को मैसेजेस भेजे जा रहे थे। लोकेशन पे पहुंचने के बाद सारा शॉक हो जाती है कि उसे जिसके द्वारा मैसेजेस भेजे जा रहे थे वो और कोई नहीं T-800 थे जिसने उसके बेटे जॉन कॉनर को मारा था। उसे इस बात का पछतावा है, इसलिए वो जितने भी लोकेशन उसे सेंड करता उन सभी के बाद जॉन कॉनर लिखा होता है। वो उन्हें बताता है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद एंड उसके जैसे सारे टर्मिनेटर्स को छोड़ दिया गया है एंड दोबारा उन्हें कोई भी कमांड नहीं मिला। पास्ट में जाने के बाद सभी पास्ट में ही रह गए, उनके फ्यूचर में वापस आने के 100% कोई भी चांस नहीं है। उसके पास पास्ट में काफ़ी समय है जिसमें उसने ह्यूमंस के साथ रहना सीख लिया था एंड उसने वहाँ पर एक शख्स से शादी कर ली एंड उसने ये सारी बातें अपनी वाइफ को पहले ही बता दिया है ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती भी है तो वो वहाँ से कहीं दूर चले जाए अपने बेटे को लेकर, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स उस तक आ जाती है तो उसके फैमिली पर भी खतरा है। एंड अब ये समय आ गया है कि वो जॉन कॉनर का कर्ज उतार सके एंड इसके लिए उसने काफ़ी सारी तैयारियां कर रखी है, जैसे वेपन्स को जमा करना एंड सारा कॉनर पे नज़र रखना। एंड यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि वो लोग डैनी को ट्रेन करते हैं जो डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट T-800 ने जितने भी वेपन्स को कलेक्ट किया है वो सिर्फ रिव9 को रोक सकते हैं, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते।
एंड सरा को मेजर डैन की याद आती है जो उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मेजर डैन सरा के सिर्फ एक कॉल से उनकी बात मान लेते हैं एंड यूएमपी लाकर दे देते हैं जो रेव 9 के माइंड को जलाकर खत्म कर सकता है। बट ये बात लोगों को अजीब लगती है। इसके बाद रेव 9 वहाँ पहुँच जाता है एंड मेजर डैम को गोली लग जाती है एंड उसके बाद मेजर डैम मिलिट्री में कॉल करके T-70 तक का इंतजाम कर देते हैं एंड इसके बाद रेव 9 उन तीनों का पीछा करता है हेलीकॉप्टर से, जिसके बाद वो लोग उसकी हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट फिर रेव 9 किसी ना किसी तरह उस प्लेन में चढ़ जाता है एंड वहाँ एक फाइट होती है जिसमें प्लेन क्रैश हो जाता है एंड एक डैम की तरफ चला जाता है एंड यहाँ वो सभी अलग अलग हो जाते हैं जहाँ T-800 रेव 9 के साथ पानी में गिर जाता है बट रेव 9 वहाँ से निकल जाता है एंड इन सभी की वजह से T-800 का एक हाथ टूट जाता है। आगे चलकर रेव 9 डैनी के पास पहुँच जाता है एंड ग्रेस वहाँ पर रेव 9 को रोकने की कोशिश करती है एंड फिर से वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं एंड T-800 भी उन लोगों को मिल जाता है। मतलब वो लोग फिर से एक साथ एंड रेव 9 का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है एंड इससे पहले ग्रेस उन लोगों को सब चीज़ बता देती है कि वो 2042 से डैनी को बचाने इसलिए आई है क्योंकि डैनी ही फ्यूचर में जॉन कॉनर है। मतलब डैनी फ्यूचर में उन सभी को एक जगह जमा करेगी ताकि वो लोग लेजेंड के अगेंस्ट जंग लड़ सकें एंड इन फ्यूचर ग्रेस एंड डैनी पक्के फ्रेंड होते हैं एंड द सिचुएशन आ गई है कि वो सब मिलकर ये सभी चीज़ों को ख़त्म करें एंड वहाँ पर T-800 एंड ग्रेस मिलकर रेव 9 को हाइड्रो फॉर्म में डाल देती है। जब रेव 9 दो फॉर्म में बढ़ जाता है जिनमें से एक लिक्विड फॉर्म होता है एंड एक टर्मिनेटर फॉर्म, और यहाँ पर वो लोग टर्मिनेटर फॉर्म को हाइड्रो फॉर्म के अंदर डाल देते हैं जिससे उसकी हाफ टर्मिनेटर बॉडी डिस्ट्रॉय होती है। रेव 9 को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके पास जो यूएमपी वेपन था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड अब उनके पास कोई और वेपन नहीं है जिससे रेव 9 को मार सके। रेव 9 फिर से उठकर डैनी को मारने के लिए आता है एंड इन सभी के बीच ग्रेस उन्हें बताती है कि इस तरह की पावर टेक्नोलॉजी उसके पास भी है उसके शरीर के अंदर एंड ग्रेस बॉडी से पावर सोर्स को निकाल कर डैनी को दे देती है एंड इसके बाद रेव 9 डैनी को फिर से मारने के लिए आ जाता है एंड T-800 हालत पहले से और भी खराब है जिसके बाद सरा ने उसे जॉन का वास्ता देके कहती है कि वो डैनी की हेल्प करे एंड T-800 रेव 9 को लेकर उस जगह से और नीचे गिर जाता है ताकि ब्लास्ट के टाइम सरा एंड डैनी सेफ रहे और उन्हें कुछ ना हो। और यहाँ रेव 9 वहाँ से बचकर निकलने की पूरी कोशिश करता है बट T-800 उसे कसकर पकड़े रहता है एंड इसी के भी T-800 भी रेव 9 के साथ मारा जाता है एंड एट लास्ट सरा और डैनी बच जाती है और वो लोग यहाँ से सीधे एक गार्डन की तरफ जाते हैं जो टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे से जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर कोई जजमेंट डे नहीं होने वाला है। यहाँ पर डैनी सिर्फ ग्रेस को देखने आई है जो अभी भी ठीक है। मतलब जिस तरह की ग्रेस फ्यूचर से आई है उस तरह की ग्रेस भी डेवलप होने में टाइम है एंड यहाँ पर मूवी खत्म होती है। वेल अब बात कर लेते हैं स्काईनेट और लीजन के बारे में कि स्काईनेट अपने मिशन में कामयाब होने के बावजूद भी फ्यूचर में गायब कैसे हो गया एंड लीजन कहाँ से आ गया। वेल अगर आप लोगों को याद हो तो स्काईनेट की कहानी मूवी के सेकंड पार्ट में ही खत्म हो गई है क्योंकि टर्मिनेटर 1 में T-800 के मॉडल को जो एंड में डिस्ट्रॉय हुआ था उसके कुछ पार्ट्स को रख लिया गया था एंड उस पर रिसर्च की गई थी एंड उसके बाद स्काईनेट की शुरुआत हुई एंड टर्मिनेटर 2 के एंड में T-800 ने जॉन कॉनर को अपने पुराने वाले T-800 मॉडल के कुछ पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था जिसे फिल्म के एंड में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था एंड T-800 का मॉडल भी उस लावा में डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब स्काईनेट के पूरे चांसेस को यहाँ पे खत्म कर दिया गया था एंड रेव 9 की स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है। वेल गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोग एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।